नमस्कार, मैं मृणाल। आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। मैं मौजूद हूँ गंगवार में, जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के गंगवार में मौजूद हूँ। यहाँ से मेरी मुलाकात जो हुई है वो टीपी सिंह जी से हुई है। मैं बात करूंगा, टीपी सिंह वो हस्ती हैं इस क्षेत्र की जो एक समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर एक चिंतक हैं जो कि एससी एसटी समाज को लेकर के बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो आज मेरी इन्हों से एक अहम मुलाकात है और मैं बात करूंगा कुछ राजनीतिक मुद्दों पर, तो बात करूंगा वहीं पर इन्हों के द्वारा दिए गए समाज में जो कितना योगदान अब तक रहा है उस पर प्रकाश डालने की यहाँ पर पूरी कोशिश होगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। डॉक्टर टीपी सिंह मेरा नाम है और मैं काफ़ी समय से शेड्यूल कास्ट के पीड़ित लोगों की आवाज़ को बेबाकी से उठाने का काम कर रहा हूँ। वहीं पर बात करूं कि मैं कुछ राजनीतिक मुद्दों की, तो किस तरीके से देखते हैं आप राजनीति जो कि अमरोहा क्षेत्र में, यानी कि जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीति तो एक क्षेत्रीय स्तर की बात हो या फिर प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, राजनीति असल में इस देश के शासन प्रणाली को चलाने का एक पार्टीगत एक आधार है, जिसे राजनेता अपनी पार्टी के माध्यम से राजनीति चलाते हैं और अपने नुमाइंदों को क्षेत्रों में भेजकर उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज के समय की राजनीति पूरी तरह से कारपोरेट घरानों ने अपने कब्जे में कर ली है। पूंजीवादी लोग राजनीति में सक्रिय हो गए। व्यवसायिकता ने इस कदर राजनीति को अपने कब्जे में लिया है कि आम आदमी के लिए, संघर्षशील व्यक्ति के लिए, युवा के लिए, जो पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है, उसके लिए राजनीति करना बहुत दुष्कर हो गया। राजनीति के उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि अब पैराशूट से प्रत्याशी उतारे जाने लगे हैं और जो संघर्ष करने वाला युवा है वो लगातार ये देख रहा है कि उसे कभी मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिलता नहीं है। और राजनीति में खास तौर से आनुवंशिकता एक तरह से हावी हो गई है, परंपरागत राजनीति हो गई। परिवारवाद ने राजनीति में युवाओं के रास्तों को बंद कर दिया है। कोई भी, मैं आगे राजनीति की बात करूं तो काफी दखल आपका भी राजनीति में देखा जा सकता है। उसके बाद में कि समाज सेवा के तौर पर वहीं पर कहीं तक, यानी कि एक लेखक के रूप में आपको जानते हैं। अभी आपका एक उपन्यास छपा था लॉकडाउन, जिसकी काफी सराहना हुई, काफी प्लेटफॉर्म पर आपने उसको लॉन्च करने का काम किया। तो फिर उसका ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरीके से देख रहे हैं, कोई शब्द उस पर? और लॉकडाउन एक ऐसा उपन्यास है जिसमें इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह की त्रासदी का सामना मानवता ने किया है, एक महीन कीड़ा आया और उसने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया। एक आम आदमी से लेकर एक बहुत अमीर आदमी, धन्ना सेठ तक अपने घरों में कैद हो गए। और ये कैद होने का सबसे बड़ा कारण था कि सब लोगों को अपनी जान की चिंता थी, किसी को किसी गरीब की चिंता नहीं सताई। इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि गरीब को राजधानियों से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से उठाकर उसके घरों तक पहुंचाया जाता, जबकि लॉकडाउन लगते ही लोगों ने पैदल हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। मैंने उन पैदल चलते लोगों की पैरों से रिश्ते खून को देखा, मैंने पैरों में छालों को देखा, छोटे छोटे बच्चों के सिर पर मैंने बुचके देखे। मैंने उस बैलगाड़ी को भी देखा जो बैलगाड़ी में एक तरफ बैल जुड़ा है, दूसरी तरफ आदमी जुड़ा है। तो आदमी को जुए में जोड़ने का काम इस देश की व्यवस्था ने किया है लॉकडाउन लगाकर। और लॉकडाउन बिना बिना सोचे समझे लगाया गया और उस लॉकडाउन से भारी क्षति उस गरीब की हुई है, जिस गरीब के लिए सुबह से शाम तक पेट की भूख शांत करने के लिए उसे चिंता करनी पड़ती है कि शाम को 2 जून की रोटी की व्यवस्था वो कैसे करेगा। इन्हीं सारे मुद्दों के दरमियान लॉकडाउन लिखा गया है। असल में लॉकडाउन लिखने में जिस स्याही का और कलम का इस्तेमाल किया गया है, वो लोगों के पैरों से रिश्ते खून को मैंने उठाया है, उसको स्याही बनाया है। लोगों की चीखों को, कराहों को, गरीबों को और उनके पैदल चलते लोगों को मैंने मैंने उसमें संजोने का काम किया है। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी थी, कहीं तक रिस्पॉन्स के तौर पे बहुत कुछ हो सकता था। मैंने देखा कि लोगों को बहुत ही असुविधा महसूस हुई। और फिर एक, यानी कि लॉकडाउन की आड़ में बीजेपी ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लागू कर दी जो कि कमर तोड़ने का काम कर रही है। मैं चाहे वहीं पर पेट्रोल की बात करूं, गैस की बात, ये विश्व स्तरीय एक अर्थव्यवस्था का इसको नाम दे दिया गया। और वहीं पर जो कि सीता निर्मला रमण है, जो कि हमारे अर्थशास्त्री है, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहीं तक इसको विश्व स्तरीय त्रासदी के ऊपर, यानी कि थोपने का काम करा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस सरकार की एक बहुत बड़ा एजेंडा है, इस सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीति है। जब भी कोई इसे अवसर मिलता है तो उस अवसर को ये अपने फेवर में भुनाने का काम करती है।
लॉकडाउन हो या कोरोना काल का पूरा पूरा एरा हो, उसमें सरकार ने उसे भुनाने का काम किया है और अल्टीमेट एक वैक्सीन लगाकर सरकार ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया के समानांतर पूरी दुनिया दुनिया की तुलना में भारत में कोरोना को जल्दी कंट्रोल किया गया। ऐसा सरकार ने प्रचार करके आम जनमानस के मन में ये विचार डालने की कोशिश की है कि सरकार जनता के साथ खड़ी रही है। लेकिन भारत में लॉकडाउन और कोरोना ने जितनी महामारी त्रासदी मचाई है, लोगों को पैदल कर दिया, व्यापार आज भी पटरी पाने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी आज भी सामान्य जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहा है कि वो समय लौटाए जो लॉकडाउन से पहले था। ये सरकार की पूरी तरह से फेलियर है, सरकार की नाकामी है। सरकार पूरी तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसने मीडिया का इतना भरपूर सहयोग लिया है, सहारा लिया है कि मीडिया सरकार को हीरो बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन आम आदमी रोता रहा, बिलखता रहा, चीखता रहा, लेकिन आम आदमी की चीखों को आज तक सरकार सुनने को तैयार नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में यानी कि अघोषित कहीं तक इमरजेंसी लगा दी गई उस टाइम से लेकर अब तक? इसका मैं एक ताजा उदाहरण दूंगा, मणिपुर। मणिपुर में जिस तरीके से ऐसा, अगर विगत वर्षों की बात करें, सरकारों की बात करें, चाहे कांग्रेस को कितना भी जो जी थोपने का काम करें कि ऐसा किया कांग्रेस ने, वैसा किया, लेकिन जो मणिपुर की घटना देखने को मिली है उस पूरे विश्व स्तर पर उसकी निंदा हो रही है। तो कहीं तक भाजपा की सरकार होते हुए वहां पर जो वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए था, और जबकि वो कहते हैं कि अगर मोदी शाह अगर इसमें यानी कि दखल देंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं, और वहीं पर वो इस्तीफा देते हैं और उसको ही अपने कार्यकर्ता के द्वारा फाड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो सरकार है, इस सरकार के एजेंडे में धर्म है। धर्म के माध्यम से ये सत्ता पे कायम रहना चाहती है। सरकार के लोग धार्मिक नहीं है, लेकिन सरकार ने इस तरह का प्रोपेगंडा पूरे देश में फैलाया है। सरकार ने अपने सारे माध्यमों को इस हेतु लगा दिया है कि जनता के मन में धर्म डाल दो, जनता के मन में हिंदू से मुसलमान के प्रति नफरत को पैदा करो, मुसलमान को हिंदू से नफरत करना सिखा दिया है, और उस नफरत की खाई को इतना गहरा कर दिया है कि पूरी जनता खाई में धकेल दी गई है, और ऊपर से सरकार बैठकर अट्टहास कर रही है। धर्म बहुत बड़ा हथियार सरकार ने बना दिया है, और आम आदमी सरकार के इस मंसूबे को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, पूरे देश में धर्म की राजनीति हो रही है। ये राजनीति कोई और नहीं कर रहा है बल्कि केंद्र सरकार कर रही है। तो वहीं पर मैं बात करूंगा तमिलनाडु की, जहां पर स्टालिन की सरकार है, और फिर वही पेरियार साहब के वारिस हैं, जो कि स्टालिन के जो पुत्र हैं, उदयनिधि के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने कहीं तक सनातन धर्म पर निशाना साधते हुए उसको कहीं तक यानी कि ऐसे धर्म की उपाधि से नवाजा है कि इसका कहीं तक खात्मा होना चाहिए। तो सर, इस पर क्या कहेंगे कि कहीं तक जो स्टैंड स्टालिन ले रहे हैं, और वहां पर बहुत सारी चीजों को जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने यानी कि रिजर्वेशन लागू कर दिया है कि मंदिर में जो पुजारी की जो नियुक्ति है वो किसी भी कास्ट के व्यक्ति को लेकर के हो सकती है, अगर वो उसमें दखल रखते हैं स्टडी के तौर पर। मैं एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हूँ और हिंदू हूँ जी। और हिंदू हूँ तो मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि हिंदू बहनों का रोज रेप हो रहा है। हिंदू खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोग रोज मारे जा रहे हैं, स्कूलों में घुसने से रोका जा रहा है, मंदिरों में घुसने से इनको रोका जा रहा है, इनके रिजर्वेशन खत्म कर दिए गए, संविधान में इनके लिए जितनी सुविधाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने डाली थी सब खत्म कर दी गई हैं। तो तमिलनाडु में जो भी मंत्री ने बयान दिया है कि हिंदू धर्म को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए, मैं उस बयान का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी धर्म अगर ऊंच नीच की भावना को जनता के मन में डालता है या अपने सिद्धांतों के माध्यम से एक विशेष वर्ग को गुलाम बनाने का षड्यंत्र बनाए रखे हुए है, या फिर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के लोगों को उसकी पुनः मंशा गुलाम बनाने की है, दोयम बनाने की है, शोषण करने की है, समाज के निचले पायदान पर धसाए रखने की है, तो ऐसी पूरी व्यवस्था को नष्ट होना ही चाहिए। मैं किसी भी मंत्री के बयान का समर्थन करने के बजाय मैं असमानतावादी सिद्धांतों और व्यवस्था का और मंत्रों का बहिष्कार करता हूं, उनका विरोध करता हूं। वहीं पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के एक मेरा सवाल है, जो कि हर कोई आज का युवा इस सवाल के असमंजस में लेकर के बना हुआ है। सवाल मेरा यह है कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो 1952 में एक जो इलेक्शन प्रक्रिया थी जो कि 68 तक चली, 1952, 1957, 1962 और 1968 तक चुनाव इस बेसिस पे हुए थे कि फर्स्ट यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी 68
तक लागू रही थी, सॉरी 67 तक लागू रही थी, लेकिन उसके बाद में अचानक विधानसभा यानी कि निष्क्रिय हो गई थी और लोकसभा को भी कहीं तक भंग कर दिया गया था। उसके बाद में एक चुनाव की व्यवस्था जो कि उस दौर से अब तक लगातार चली आ रही है, बीजेपी उसमें वापसी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होनी चाहिए, जो कि 24 से पहले लागू हो जाना चाहिए। वहीं पर इसके राष्ट्रपति जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद सिंह को इसकी अध्यक्षता के तौर पर चुना गया है। तो मैं वहीं पर कहूंगा कि सर आप इस पर एक प्रकाश डालिए कि बीजेपी क्यों चाह रही है, क्या आने वाले कल में विधानसभा भंग नहीं होगी जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की ये लोग बात कर रहे हैं, और फिर कहीं तक यानी कि देश को गुमराह करने जैसी बात है। क्योंकि ऐसा है कि जब देश में इलेक्शन होते हैं तो फिर इलेक्शनों में डर बना रहता है कि अगर ये लोकसभा जीत गए तो विधानसभा में अगर काम नहीं किया तो मात देंगे। लेकिन ये सोच रहे हैं कि एक बार ही इलेक्शन हो जाए विधानसभा और लोकसभा के, तो क्या 5 साल बाद सरकार की रिस्पॉन्स रहेगी? क्या 5 साल के अंदर सरकार आम जनता की तरफ पलट कर देखेगी? थोड़ा सा सवाल है। संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है ये कंसेप्ट सरकार का, और इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। जनता को समझाना चाहिए कि ये इससे क्षेत्रीय पार्टियां, खास तौर से जो लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्य हैं उनके विरुद्ध है पूरी तरह से। वन नेशन वन इलेक्शन यकीनन बीजेपी ने इस पॉलिसी को लाने का इसलिए प्रयास किया है ताकि वो जो जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जो अपोजिशन है, उसकी कमर तोड़ दी जाए और उसे इलेक्शन लड़ने लायक ही न छोड़ा जाए। तो इसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए। वहीं पर वो सारे क्षेत्रीय जितने पर भी दल हैं, एक बात सर आमतौर पर देखने को मिल रही है कि कहीं तक जहां पर चोट होनी चाहिए वहां पर चोट नहीं हो रही है। ईवीएम बीजेपी का बहुत बड़ा हथियार है जिसको लेकर के वो दमखम के साथ में आए दिन, अभी तेलंगाना के एक मंत्री डायरेक्ट जो जी यानी कि मंच से भाषण देता है और कहता है आएंगे तो मोदी ही, इसे आप लिख करके लीजिए। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं? क्या इसमें यानी कि ईवीएम को असमंजस के तौर पर देखने की जरूरत है? देखिए, ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी है ये तो अभी अपोजिशन सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अपोजिशन का ये फेलियर है। अपोजिशन कहीं ना कहीं ईवीएम को हटाने का एक बुनियादी आंदोलन नहीं चला पाया। अगर उसे ईवीएम से शिकायत है, चुनाव प्रणाली से दूर क्यों नहीं जाता अपोजिशन? उसे चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहिए। अगर वो हारने के बाद लगातार ये कहता है कि ईवीएम से गड़बड़ी करके भाजपा जीत गई, सरकार जीत गई, पुनः सत्ता में वापसी कर ले, तो उसे ईवीएम का इतनी बुनियादी तौर पर इतना सशक्त तरीके से आंदोलन चलाना चाहिए कि सरकार के पैर उखड़ जाएं। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को फैसला करना पड़े कि वो ईवीएम का अल्टरनेट ढूंढ कर चुनाव कराए। तो अपोजिशन एक तो निकम्मा है, यकीनन तौर पे मैं कहता हूँ। अपोजिशन काम नहीं करता है। अपोजिशन अपने लोगों को बांधने के लिए, अपने लोगों को भरोसा विश्वास दिलाने के लिए उसके पास कार्य क्षमता योग्यता का अभाव है। आज बीजेपी अगर सत्ता में है, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की किसी भी नीति का फॉलोवर नहीं हूं, मैं बीजेपी सरकार को पूरी तरह से फेलियर मानता हूं, लेकिन मैं बीजेपी की कार्य क्षमताओं का, कार्यशैली का समर्थन करता हूं। बीजेपी सरकार में है और सरकार में वापसी के लिए लगातार उसके जो अनुषंगिक संगठन है वो लगातार काम कर रहे हैं। वो लोग जमीन पे उतर के काम करते हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे 12 महीना। एक चुनाव जीतते हैं तो अगले चुनाव की तैयारी वो लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन अपोजिशन के बड़े नेता ट्वीट करते हैं, अपोजिशन के बड़े नेता एसी के महलों में बैठकर प्रेस वार्ताएं करते हैं। उनके लोग सड़कों पे मरें जिए, खेतों में दब के मर जाएं, कुइया में दब के मर जाएं, उनके लोगों को एडमिशन ना हो, उनके लोगों को स्कूलों से निकल आ जाए, उनकी बहन बेटियों का रेप हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें महलों से निकलना ही नहीं है। जब अपोजिशन इतना निकम्मा है तो उसके निकम्मेपन का ठीकरा वो सरकार पे या भाजपा पे फोड़ के, ईवीएम पे फोड़ के वो बच नहीं सकता। उसकी जवाबदेही यह बनती है कि वो कम से कम जनता के बीच में आए, अपने मुद्दों पर जनता को मुतमईन करे, अपने मुद्दों पर जनता को जोड़े, वो सड़कों पे आए। डॉक्टर लोहिया ने साफ कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन इस देश में जो लोहिया के जो समर्थक हैं, जो लोहिया को लेकर राजनीति करते हैं, उन्होंने महलों से निकलना बंद कर दिया। वो डिक्टेटर हो गए, वो जो पूंजीवादी समाजवादी हो गए, जबकि समाजवाद में पूंजीवाद के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सारा समाजवाद पूंजीवाद की गोद में बैठ के सरकार को कोसने का काम करता है ट्वीट करके बस। तो इससे सरकार नहीं हटने वाली। ये जो अपोजिशन बना है ना, ये जो नया अलायंस बना है इंडिया के नाम से,
अरे भाई, तुमने दलितों को इसमें इग्नोर कर दिया, तुमने इसमें मुसलमानों को इग्नोर कर दिया। देश की आधी आबादी को आप अनदेखा करके कैसा इंडिया बना रहे हैं आप? ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इंडिया संगठन अलायंस बना है, और इससे इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यूपी में दलित आबादी को इग्नोर कर रहे हैं आप, मुसलमान आबादी को इग्नोर कर रहे हैं आप। भाई, दलितों की बहुत बड़ी रहनुमा बहन जी हैं, आज भी दलित बहन जी के साथ जुड़ा है, और इस देश की सबसे बड़ी नेता दलितों की बहन जी है, कोई और हो नहीं सकता। कि मुसलमानों का इस समय देश का सबसे बड़ा नेता ओवैसी साहब हैं, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता देश में। जो लोग मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, उनका समय गया। तो ओवैसी साहब को और बहन जी को इग्नोर करके, दलितों मुसलमानों को इग्नोर करके कोई भी इंडिया नाम का संगठन अगर अलायंस बनता है तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बना है, और उससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा को टस से मस नहीं करा सकते। ये सब नेता ये सब नेता आगामी सत्ता को काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की अनदेखी करके इन मील का पत्थर इनके लिए जीरो रहेगा, और जीरो से आगे बढ़ ही नहीं सकते ये लोग। वहीं पर बात हो रही है इंडिया की और फिर भारत की। ये कंट्रोवर्सी न्यूज है और लगातार ट्विटर पर छाई रहती है। मैं पिछले 2 से नहीं, पिछले 7 से 8 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। क्या कारण है कि बीजेपी, आज ही का ट्वीट है मायावती का, जो कि उन्होंने डायरेक्ट यानी कि जो अपोजिशन पार्टी हैं उन्हों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी को डायरेक्ट हस्तक्षेप करने का जो मौका दिया है इन्होंने इंडिया नाम रख करके दिया है, जबकि बीजेपी उसमें दखल दे चुकी है और फिर इंडिया को कहीं तक यानी कि ध्वस्त करने का कोशिश कर रही है कि कहीं तक ये नाम गलत है जो कि अंग्रेजों का दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हर उस पर एक भारत का जो नाम अंकित होना चाहिए। तो मायावती ने इस यानी कि जो भी अगेंस्ट जो बीजेपी की जो पार्टियां हैं उन्हों को जिसका जिम्मेवार ठहराया कि अगर संविधान में अगर इसकी छेड़छाड़ हो रही है तो इन्हों की वजह से हो रही है जो अपोजिशन पार्टियां हैं। क्या कहेंगे? देखिए, संविधान में अगर इंडिया और भारत शब्द का जिक्र है, बाबा साहब अम्बेडकर या संविधान कमेटी ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो भी शब्दों का समाहन संविधान में किया है, अगर उन शब्दों को हटाया जाता है तो ये यकीनन बाबा साहब का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, और संविधान में विश्वास करने वाली उस बड़ी आबादी का अपमान है जो इस देश में डेमोक्रेटिक मूल्यों को जिंदा रखना चाहती है। इसलिए अगर किसी शब्द को हटाने की कोशिश सरकार कर रही है तो वो यकीनन इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संवैधानिक की व्यवस्था को धता बताकर इस देश की करोड़ों की संख्या को धोखा देने का काम कर रही है। अच्छा, क्या कहेंगे आने वाले कल में जो 24 के जो चुनावों को लेकर के? तो जैसे बीजेपी मान लिया कि 1200 का सिलेंडर कर देती है तो फिर उसमें 200 रुपए घटा करके उसका ढोल पीटने लगती है। वही मैं बात करूं कि हर स्तर पर बेरोजगारी है और हर स्तर पर भ्रष्टाचार है और हर स्तर पर महंगाई अपने जो सबसे उच्चतम स्तर पर है। विश्व स्तरीय पर देखा जाए तो भारत के अंदर जो महंगाई है वहीं पर मीडिया का स्तर 56 पर आ गया है। वहीं पर बात करूं तो जो भुखमरी में हर चीज में इंडेक्स में या फिर किसी भी चीज में, जबकि इसरो को लेकर के भी अभी नजदीकी देखूं तो बयानबाजी में एक पार्टी विशेष के नेता को हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि श्रेय वैज्ञानिकों को जाना चाहिए। इस तरीके से बीजेपी सारे गठजोड़ में लगी है। क्या कहेंगे कि 24 में क्या रूपरेखा रहेगी? अरे भाई, इस देश में 55% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। इस मुल्क में आप देखें तो महंगाई और बेरोजगारी की दर इतनी है कि एक शाम को लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, लोग चूहे भूनकर आज भी खा रहे हैं देश में। ये सरकार जो अपनी सफलता का, देश के विकास का जो नगाड़ा ढोल पीट रही है, इस सरकार को सब पता है। सरकार के एजेंडे में ये बात शामिल हो सकती है, लेकिन इस बात को आप समझिए कि देश की इस समय जो दुर्गति है, शिक्षा व्यवस्था को लेके देखें, भारत के विश्वविद्यालय जो स्नातक तैयार करते हैं उनमें उनमें 99% लोग चपरासी बनने के योग्य नहीं है। भारत का एक भी विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाता है। शिक्षा की इतनी दुर्गति इन लोगों ने कर दी है। शिक्षा व्यवस्था जो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए थी, उस शिक्षा व्यवस्था के पूरे ढांचे को ये लोग बर्बाद करने पे तुले हैं। इन लोगों ने शिक्षा को धार्मिक पुट देना शुरू कर दिया है। ये वैज्ञानिक बनाने की बातें कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे वैज्ञानिक? गीता के श्लोक पढ़ के कोई वैज्ञानिक नहीं बनेगा, कोई वेदों को पढ़ के वैज्ञानिक नहीं बनेगा। वैज्ञानिक बनेगा वो साइंस पढ़ के, भौतिक विज्ञान पढ़ के, रसायन विज्ञान पढ़ के, मैथमेटिक्स पढ़ के।
तो ये जो सिस्टम सरकार लाना जा रही है, ये यकीनन इस देश को बहुत पीछे ले जाने वाला है और आने वाली नस्लें भुगतेंगी इस बात को। किसी तरीके से देखा जा रहा है पूरे देश में एक माहौल है कि आएगा तो मोदी ही। बात हो रही है कॉन्फिडेंस को लेकर के 24 में आएगा तो मोदी ही। इसका मैं पूछ अरे भाई, जब दलितों को और मुसलमानों को इग्नोर करके इंडिया बनेगा तो भारत तो जीतेगा। उन्होंने भारत की पैरोकारी करनी शुरू कर दी है, वो इंडिया को इसलिए हटाना चाहते हैं। मुसलमानों दलितों को शामिल करना इनके लिए बहुत जरूरी है, फिर इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर देखते हैं। बहुत सारे दलित वर्ग है जो आपको देखना और सुनना पसंद करता है, वहीं पर क्या कहेंगे कि आने वाले कल में जो बहन जी का जो स्टैंड है वो ये रहना चाहिए, किस तरीके से इन लोगों को जो कहाँ पर जो सीमित होना चाहिए, क्या बीजेपी के अगेंस्ट जाना चाहिए या फेवर में जाना चाहिए, आने वाला कल किस तरीके से देख रहे हैं आप दलितों का और माइनॉरिटी का? देखिए, बहन जी इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और बहन जी का शासन हम सब ने देखा है। तो बहन जी ने जो शासन चलाया है उस शासन में हर वर्ग को बड़ा लाभ मिला है। लेकिन जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट है, उसकी गति थमनी नहीं चाहिए। अगर उसकी गति थमती है तो बहुजन समाज को बड़ा नुकसान है। दूसरा, उसकी गति थमने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि गलत लोग उस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जैसे का मतलब ये है कि अम्बेडकरवाद, बहुजन मूवमेंट एक बहुत गंभीर इश्यूज हैं, बहुत गंभीर विचारधारा है और बहुत दूरगामी विचारधारा है। और अम्बेडकरवाद असल में बकबक करने की चीज नहीं है, ये अनाप शनाप बोलने की चीज नहीं है। अम्बेडकरवाद बहुत चिंतन मनन करके एक रणनीति बना के उस पर काम करने की एक एक व्यवस्था है, एक विचारधारा है। उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी फिर से हो गया है। जो गति थमी है वो आगे बढ़नी चाहिए, बहन जी को आगे निकलना चाहिए, बहन जी को आगे आना चाहिए और इस देश की जो बहुजन मूवमेंट है जो थम गया है कहीं ना कहीं, वो उसे गति देने का काम बहन जी को करना चाहिए। अगर बहन जी नहीं करना चाहती तो जो योग्य काबिल युवा है इस देश में जो संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके हाथों में उसकी बागडोर को दे दें। क्योंकि बहुजन मूवमेंट थम गया, इसलिए कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट के जो विरुद्ध काम करने वाले लोग थे वो सक्रिय हो गए। वो उनकी सक्रियता का लाभ मिला कि हमारे लोग कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो गए और कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान है। लास्ट सवाल है मेरा कि कहीं तक बहुजन समाज बढ़ता हुआ दो खोमे में नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि समर्थन करते हैं अदर पार्टियों का, लेकिन कुछ लोग भीम आदमी जो आजाद समाज पार्टी है, कुछ बहुजन है, हालांकि बहुजन की तरफ स्टैंड ज्यादा है और फिर वहीं पर जो चंद्रशेखर आजाद है ये कहीं तक दो फाड़ हो गए हैं। तो कहीं तक समझना चाहिए बहुजनों को। देखिए, राजनीति करने का अधिकार सभी को है, सब अपनी पार्टी बनाकर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, संविधान ने ये राइट सबको दिया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर देश के युवाओं का दुरुपयोग करके अपनी राजनीति को एक फलक तक ले जाना चाहता है और कहीं न कहीं उस मूवमेंट को समझे बिना, अम्बेडकरवाद को समझे बिना, मान्यवर काशीराम साहब के मर्म को समझे बिना उस मूवमेंट को गलत दिशा में ले जाना चाहता है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हानि होगी कल आने वाले समय में समाज की। और ये हानि को रोकने के लिए अच्छे मूवमेंट और मिशनरी लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। नमस्कार, तो फिर ये थे हमारे साथ में टीपी सिंह। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं मेडाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। धन्यवाद।